प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से जो सीयूटी है आर्ट्स सीरीज में। सीयूटी की आर्ट्स सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले इतिहास के बेहतरीन 50 प्रश्न जो होने वाले हैं MCQ, और ये आपके इतिहास सब्जेक्ट से रिलेटेड ही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बहुत सारे प्रश्न आप देखे होंगे कि आपके बुक से हूबहू हैं, बहुत सारे प्रश्न आपके बुक के बहुत गहराई से लिए गए हैं। तो एक बार वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि ये प्रश्न होने वाले हैं सीयूटी के सभी छात्रों के लिए जो भी आर्ट से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग जल्द से जल्द अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट नहीं करते हैं, ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास, जो भी क्लास चल रही है, जो भी क्लासेज आप लोग देखते हैं उसमें कैसा लगा आपको, क्या रिस्पांस रहा, ये ज़रूर दिया कीजिए। क्वेश्चन का लेवल कैसा था, क्वेश्चन आप लोग सभी जैसा एक्सपेक्ट किए थे वैसा ही आ रहा है या कैसा रह रहा है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इन प्रश्नों को अरेंज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सीरीज को। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आर्ट्स जो है आपका स्टडी भारत आर्ट्स। ठीक है, चलो भाई शुरू करें आज का, बढ़ते हैं आगे। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं, ये है आपका अपना चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स के रूप में। आप अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए उन सभी मित्रों तक जो भी लोग आर्ट्स से तैयारी करते हैं या आर्ट्स से बोर्ड पेपर देने वाले हैं 2025 में। उन सभी के लिए ये चैनल होने वाला है बहुत ही उपयोगी। यहाँ उनको मिलेंगी आर्ट्स से संबंधित सभी सब्जेक्ट के नोट्स PDF के रूप में और सभी क्लासेज लेक्चर के रूप में, वो भी बहुत ही बेहतरीन क्लास। हर कंसेप्ट अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आपकी क्लियर होती चली जाएगी। और साथ ही में आपको MCQ के बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर कराए जा रहे हैं, यानी कि रोज़ DPP के रूप में 5 प्रश्न आपको 60 लाख के रूप में आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं। ये सभी होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं आज के प्रश्नों का सिलसिला। देखिए हम यहाँ पे शुरू किए हैं जो वे है CUT सीरीज, और CUT में हम लोग लेकर के चल रहे हैं आर्ट्स को। और आज हम लोग देखेंगे आर्ट्स के अंतर्गत 50 MCQ प्रश्न किसके, इतिहास के। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले प्यारे बच्चों, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग इन्हें मन से देखिए और मन से इसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया। तो पहला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है। आप लोग अपने इस प्रश्न को, इन प्रश्नों का आंसर दीजिए। और देखिए, लिंगायत को किसने कहा? लिंगायत किस रूप में आया था, कहाँ से आया था? वीरशैव ने, अलवार संत ने, नायनार ने, इनमें से किसी ने नहीं। तो आप देखेंगे जो लिंगायत है, लिंगायत किससे संबंधित है? तो आप हमेशा याद रखिएगा लिंगायत जो भी है वो आपके किससे संबंधित है? वे वीरशैव संप्रदाय से संबंधित है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ए इज़ द राइट आंसर। तो याद रखिएगा ये आपके वीरशैव संप्रदाय से, शैव धर्म के होते हैं और शैव धर्म में वीरशैव संप्रदाय से संबंधित है। अगला, इस्लामी धार्मिक कानून को किस नाम से जाना जाता है? यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसमें किस नाम से जाना जाता था? रिहाल, क्वानझोउ, सरिया या उलेमा? तो देखिए आप इनमें से लगभग सभी नामों से परिचित होंगे, लेकिन ये सभी तो अलग हैं। लेकिन जो सरिया होता है ये इनके कानून, अगर हम बात करें तो मुस्लिम धर्म के कानून की बात जो होती है उनके सरिया के अनुसार होती है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है भैया, सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निषाद शब्द से क्या तात्पर्य है? अगर आप बात करेंगे निषाद शब्द की, तो निषाद शब्द से क्या तात्पर्य है? निषाद शब्द, इसका मतलब है एक निर्वाचित निकाय, प्राचीन भारत के अछूत जो छोटे मोटे काम करते थे, एक शिकारी समुदाय, महान पुरुषों और महिलाओं के कार्यों या किसी राष्ट्र के पिछले इतिहास के बारे में लंबी कविता। नहीं। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो होगा सी, यानी कि एक प्रकार के शिकारी समुदाय हैं ये लोग, निषाद दो। ठीक है ना, ये आपका सही आंसर होगा। क्या होगा? सी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? प्रश्न आप लोगों के अनुसार है कि नहीं? ये देखिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आप अच्छे से तैयार करते हैं तो लगभग इसके आसपास या यही प्रश्न आपको CUT में मिलेंगे। अधिकांश हड़प्पा शिलालेख फिल इन द ब्लैंक्स पर दर्ज किए गए थे, किस चीज़ों पे बनाए गए थे जो वहाँ के? ठीक है, बताइए। चट्टानों, ये देखिए अधिकांश हड़प्पा शिलालेख पर दर्ज किए गए थे, जवानों लिखा हुआ है, चट्टानों।
ईंटों, कांस्य प्लेटों, चट्टानों नीचे आ गया, ठीक है ना। देखिए, अधिकांश हड़प्पा शिलालेख पर दर्ज किए गए थे, किन चीज़ों पे दर्ज किए गए थे अधिकांश जो शिलालेख थे, तो आप देखेंगे ईंटों पे नहीं किए गए थे, कांस्य प्लेटों पे नहीं किए गए थे, चट्टानों पे, ये जवानों पे, देखिए जवान यहाँ नहीं होगा, जवान की जगह अदर चीज़ें होंगी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएंगे किस रूप में, चट्टानों के रूप में, ठीक है ना। शुरू में चट्टानों पे ही लिखा गया था, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा भैया, जियारत का अहम हिस्सा क्या है। जियारत, अगर आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे तो देखे होंगे उसमें, जियारत का अहम हिस्सा क्या है भैया। जियारत का अहम हिस्सा क्या है, तो प्रार्थना और संगीत और नृत्य, दान और इबादत, और दान और योग। तो यहाँ देखेंगे आप, संगीत और नृत्य के रूप में जियारत जाना जाता था। किसके रूप में, संगीत और नृत्य के रूप में जियारत जाना जाता था, ठीक है। क्लियर है भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए, प्राचीन हड़प्पा नगर लोथल किस राज्य में स्थित था। लोथल की अगर बात करें, वो कहाँ, तो लोथल एक बंदरगाह था, और बंदरगाह के रूप में यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में तो बंदरगाह है नहीं, है ना, पंजाब में नहीं है, राजस्थान, गुजरात, तो राजस्थान भी आप देखेंगे एक तरीके से मरुस्थलीय इलाका है। गुजरात जो देखेंगे, गुजरात में कांडला जो आता है या उन क्षेत्रों में आता है, तो ये आप देखेंगे कि सी इज़ द राइट आंसर, है ना, सी इज़ द राइट आंसर। मैंने जो बताया आप लोग को समझ में आया ना, थोड़ा सा लॉजिक आपको लगाना है, बस सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने प्राच्य निरंकुशता के विचार को विकसित करने के लिए किसके वृत्तांत का उपयोग किया। बर्नियर, अबुल फजल, इब्न बतूता, सेदी अली रीस। तो ये बर्नियर का, किसका किया था भैया, बर्नियर का, ठीक है, किसका किया था, बर्नियर का। आप देखेंगे किसका किया था, बर्नियर का, याद रखिएगा, ये इज द राइट आंसर, है ना, ये इज द राइट आंसर। आगे बढ़े जी। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, देखिए, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। अगर हम खिलाफत की बात करें तो 1922, 23, 19, 21, 1919, ओहो, ठीक है, ये आप देखेंगे 1919, ठीक है ना। रॉलेट एक्ट भी आप देखेंगे इसी के संदर्भ में, है ना। सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, अल बरूनी, याद रखिएगा, अल बरूनी का भारत में रुचि कहाँ से विकसित हुई। अल बरूनी क्या था, अल बरूनी ये भी एक यात्री था, ठीक है ना। अल बरूनी की रुचि कहाँ से भारत में विकसित हुई, भारत में जैसे रहने का उसका मन कहाँ से बना, क्यों बना, इसका जवाब देखिए, पंजाब, गजनी, टर्की, दिल्ली। तो आप देखेंगे कि वो कहाँ से, गजनी से, ठीक है, गजनी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है भैया, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी आपका, देखिए, मैं इसको यहां लगा दे रहा हूं। अधिकांश शासक राजवंशों ने किस वंश प्रणाली का प्रयोग किया है। अधिकांश शासक ने किस प्रणाली का प्रयोग किया है, तो समानता, पितृवंश, मातृवंश, या फिर आप देखेंगे सगोत्र विवाह, किसका, तो आप देखेंगे जितने भी अधिकांश लोग थे ये सभी उस समय क्या, पितृवंश को ज़्यादा महत्व देते थे। आप देखेंगे पुराने समय में सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता था, पितृवंश का। तो पितृवंश यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होगा, बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जी, हाँ जी,
1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों को वर्गीकृत करने के लिए किन मापदंडों का प्रयोग किया गया था? देखिए, ब्राह्मणों को अलग करने के लिए, यानी कि ब्राह्मणों को वर्गीकृत करने के लिए गोत्र, कक्षा, पेशा, वंश, तो इनमें से देखा जाए तो सबसे जो प्रभावी है वो है गोत्र। गोत्र के रूप में इनको क्या किया गया था कि अलग किया गया था। ठीक, कि गोत्र क्या है, जैसे हर कास्ट में ये होते हैं गोत्र के रूप में, आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अकबरनामा जैसे मुगल इतिहास किस भाषा में लिखे गए थे? अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी, तुर्की, फारसी, इनमें से कोई नहीं। तो अकबरनामा किस में लिखा गया था भैया? अकबरनामा आप देखेंगे कि फारसी, किस में लिखा गया है? फारसी, यानी कि सी इज द राइट आंसर। किस में लिखा गया है? फारसी में, है ना। तो अकबरनामा लिखा गया है फारसी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अशोक के शिलालेखों में निम्न में से किस लिपि का प्रयोग किया गया? लिपि का यानी लिखने की शैली जो होती है, ठीक है ना, किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ये देखिए किस लिपि का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी लिपि, दोनों, एक व दो, दोनों, न तो एक न तो दो। तो यहाँ देखिए लगभग दोनों का प्रयोग किया गया। किसकी? खरोष्टी और ब्राह्मणी। अलग अलग जगह से अलग अलग लिपि मिली ना, तो इनमें दोनों को हम लोग लेकर के चलेंगे। सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, सभी लोग कमेंट करते रहिए अपने अपने आंसर को कमेंट करते रहिए। और वीडियो खत्म होने के बाद एक बार ज़रूर अपना रिस्पांस दिया कीजिए कि कैसा लगा क्लास। ये प्रश्न बनाने में बहुत टाइम लगते हैं, तो अगर इन प्रश्नों से आपको लाभ मिल रहा है, अगर इन प्रश्नों से आपकी प्रैक्टिस हो रही है, तो एक बार ज़रूर बताया कीजिए कि कैसा लगा आप लोगों को ये प्रश्न। ठीक है, अगला देखिए 14 नंबर 14वां प्रश्न। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के राजवंश द्वारा जारी किए गए। सबसे पहले सोने के सिक्के कौन चलाया था? तो आप देखेंगे चोल, गुप्त, कुषाण, मौर्य। तो यहाँ देखिए कुषाण ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे पहले की बात करें। अगला प्रश्न जी, पंचवर्षीय रिपोर्ट, अगर हम बात करें कि जो 5 ईयर प्लान होते हैं, पंचवर्षीय रिपोर्ट जो होती हैं, ठीक है, देखिए पंचवर्षीय रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? विभिन्न जिलों से कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व रिटर्न पर सांख्यिकीय तालिका, बंगाल और मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर नोट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी ये जो है, इसका कोई भी इसमें लेना देना नहीं है जी। ठीक है ना, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है भैया? डी इज द राइट आंसर। अगला आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर पूछा जा रहा है। महावीर, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अनंतनाथ, कौन थे जैन धर्म के अंतिम? तो महावीर को अंतिम माना जाता है ना, महावीर को अंतिम माना जाता है। महावीर जो है ये अंतिम है, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। शेख निजामुद्दीन औलिया द्वारा अपनाई गई सही प्रथाओं का चयन करना है यहाँ पे। ठीक है ना, सही प्रथाओं का चयन करें जो दर्शाती हैं कि उन्होंने प्रेम परंपराओं, किसको? प्रेम परंपराओं को आत्मसत्ता करने की कोशिश की थी। तो इसमें देखिए शेख के सामने झुकना, कैदियों का सिर मुड़वाना, दान और प्रार्थना करना, ऊपर के सभी, तो लगभग इनमें सारी चीज़ें शामिल हैं। तो आप कह सकते हैं डी इज द राइट आंसर, है ना, डी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, आगे देखो अगला प्रश्न। सभी लोग जवाब देते रहिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। जब भी वीडियो आप लोग देख लिया कीजिए, प्रश्नों को देख लिया कीजिए, उसके बाद जरूर कमेंट किया कीजिए। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके बुक से ही मैंने इन प्रश्नों को बनाया है, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ख्वारिज्म पर, याद रखिएगा, ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और अल-बरूनी को अपना बंदी बनाया? अल-बरूनी को क्या बना लिया? बंदी। अल-बरूनी कौन है भाई? ये आया था, आपको याद होगा कि आया था, एक तरीके से क्या था, ये फॉरेन ट्रेवलर था। मोहम्मद बिन तुगलक, सुल्तान मोहम्मद, सैदी अली रीस, मोहम्मद विल बल्खी। तो मोहम्मद सुल्तान था। कौन था? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मोहम्मद सुल्तान, बी इज द राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को मिलाइए। एक को देखिए, इनको आपस में मिलाना है कौन किससे सही। अकबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा और बादशाहनामा, कौन किसने लिखा है यही आपको बताना है। अकबरनामा अबुल फजल, अकबरनामा अबुल फजल, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा, बादशाहनामा। ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना, ए इज द राइट ऑप्शन। यानी यहाँ पे जो सही है आपका क्या है, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला, अशोक ने, अगर हम बात करें, अशोक ने फिल इन द ब्लैंक्स का प्रचार करके अपने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया। किसका, बेलकू का, चिकोड़ा का, धोना का, धम का। देखिए ये धम, अशोक का धम आप लोग सुने होंगे, ठीक है ना, अशोक का धम। तो इसका ही प्रचार करके उसने सारी चीज़ों को छोड़ रखा। अगला प्रश्न जी, धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में कितने प्रकार के विवाहों की मान्यता दी गई है। देखिए 8 प्रकार के विवाह जो हैं, आप सोशल साइंस वाले जो भी होंगे, मतलब सोशोलॉजी वाले, समाजशास्त्र वाले, तो वो लोग पढ़े होंगे, वो 8 प्रकार के पढ़ाए जाते हैं। बहुत सारे हैं, प्रेम विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, बहुत सारे हैं ना, पितृ विवाह, देव विवाह, पता नहीं कौन कौन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सफाविद और मुगलों, याद रखिएगा, सफाविद और मुगलों के बीच विवाद का विषय था। कांधार, काबुल, लाहौर, ठीक है, कांधार, काबुल, लाहौर, इसको इधर ही रहना, ठीक है, काबुल, लाहौर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, कांधार जो था, कांधार, ये हमेशा यहाँ पे आप देखेंगे कि इन लोगों के बीच का ये बना रहता था। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेक अर्थ से गलत मेल खाता है। तवरम, तवरम है तमिल में कविताओं का संग्रह। सरिया, मुस्लिम समुदाय पर शासन करने का कानून। मकतुबा, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्र। तो यहाँ पे सही मतलब गलत के रूप में कौन है ये बताना है। केवल 1 और 3, केवल 1 और 2, केवल 2, इनमें से कोई भी नहीं। गलत मेल कौन खा रहा है, सब सही तो हैं, तो गलत कौन खा रहा है, गलत कोई नहीं खा रहा है, तो इनमें से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। और सारे सही हैं तो गलत कौन है, कोई नहीं है ना। चलो आगे अगला, बार बार हटाते ही रह जाएगा। चलो सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महाभारत के महत्व से संबंधित नहीं है। महाभारत के महत्व से संबंधित नहीं है, देखिएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा महाभारत के महत्व से संबंधित नहीं है। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। महाभारत में युद्धों, जंगलों, महलों और बस्तियों का सजीव वर्णन है। ये वो भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इनमें से कोई नहीं। यहाँ बात किस चीज़ की जा रही है, बात जिसकी की जा रही है आंसर उसके हैं ही नहीं, ठीक है, महत्व की बात की जा रही है ना। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसने, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर लिखी थी। ये बुक है, किसने लिखा था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्परर, ये बुक किसने लिखी थी यही आपको बतानी है। इब्न बतूता, फ्रैंकोइस बर्नियर, मार्को पोलो, पीटर मुंडी। तो आप देखेंगे ये लिखा था किसने, फ्रैंकोइस बर्नियर। ये बुक जो है, ये बुक है, ठीक है, इस बुक को लिखने वाले हैं फ्रैंकोइस बर्नियर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये लो जी आ गया आपके एक मोटिवेशनल लाइन, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल लाइन आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं। तू अपना कर्म करता जा, हर मुकाम हासिल कर जाएगा, एक दिन तेरे मेहनत के आगे तेरा नसीब भी सर झुकाएगा। याद रखिए, बहुत अच्छी बात लिखी गई है कि हमारा काम है क्या, मेहनत करना। अगर हम मेहनत करते हैं तो नसीब तो हमारा क्या होगा, झुकेगा ही, बिल्कुल झुकेगा, ठीक है। हम जैसे मेहनत ही नहीं करेंगे तो हमारा नसीब हमारा साथ कैसे देगा, कभी नहीं देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, नसीब भी साथ देगा, बिल्कुल देगा, ठीक है।
और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए स्माइली की तरह। आप लोगों के जीवन में हमेशा खुशियाँ ऐसी ही रहे और आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, चलो जी बढ़ते हैं हम लोग भी आगे और देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। तो सभी लोग तैयार है ना? चलो भाई आगे। अगला देखिए आ गया विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सा शहर था? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी अगर आप बात करेंगे तो कौन थी? मैसूर, तंजौर, हम्पी, बेलूर। ये देखिए भाई ये कौन है? हम्पी। तो हम्पी इज द राइट आंसर। ठीक है ना, हम्पी ही क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। अगला, किन दो प्रकार के पौधों ने इब्न बतूता की प्रतिनिधित्व की रणनीतियों का सर्वोत्तम उदाहरण दिया? किन प्रकार की दो पौधों ने, याद रखिएगा किसकी बात की जा रही है? पौधों की। किसकी बात की जा रही है? पौधों की। तो पौधों की बात की जा रही है जो रणनीतियों का सर्वोत्तम उदाहरण दे रहे हैं। वृक्षों और फूलों का, ठीक है, नारियल और पान का, फूल और पान का, नारियल और फूल का। तो नारियल और पान का ये दो वृक्ष ऐसे थे जिसकी उपमा वहाँ पे दी गई थी। ठीक है, तो इन्हीं दोनों को लेकर के वहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, थोड़ा सा अभी माउस मुझसे कंट्रोल कम हो रहा है, कोई बात नहीं। देखिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराने वाला मुगल शासक। बुलंद दरवाजा जो है वो जीत की खुशी में निर्माण कराया गया था ना, जीत की खुशी में। तो अगर आप देखेंगे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण हो रहा है तो क्यों हो रहा है? वो विजय अभियान के कारण। ठीक है ना, तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अगर आप देखेंगे तो कराने वाले मुगल शासक का नाम अकबर, बाबर और हुमायूं बहादुर शाह। ये अकबर है जी। ठीक है, अगला, अलवर और नयनारों में से प्रत्येक की महिला भक्त से संबंधित सही विकल्प चुनें। जो भी आप संतों की बात कर रहे हैं, चाहे वो अलवार संत हो चाहे वो नयनार हो, इनमें प्रत्येक में महिला भक्त से संबंधित सही विकल्प क्या होगा ये बताना है। महिला भक्त से संबंधित, तो महिला भक्त से संबंधित क्या होगा? अंडाल या अलवर, कराईकल, अम्मैयार या कराईकलम कल, अमैयर, नयनार। 1 और 3 दोनों, यानी कि अंडाल और कराईकल, अमैयर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये दोनों सही हैं, तो दोनों के रूप में 1 और 3, यानी डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। इब्न बतूता, याद रखिएगा, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक। चूँकि इब्न बतूता क्या था? एक फॉरेन ट्रेवलर था, तो ये घूमता था और पुस्तक लिखता जाता था, उसी नाम से के नाम से जाना जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी किताब थी, उसकी किताब की नाम पूछ रहा है। तो ये रिहला नाम से थी। किस नाम से थी? रिहला नाम से। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आएगा रिहला। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। रिहला नाम से उसकी पुस्तक थी। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ब्रिटिश शासन सनसेट लॉ लेकर आया। याद रखिएगा ये क्या है? एक तरीके से सनसेट लॉ लेकर आया। यह कानून निम्नलिखित में से किस भू राजस्व प्रणाली के संबंध में था? सनसेट लॉ मतलब कि जैसे डूबते हुए सूरज को कहते हैं ना, तो भारत के लिए भी डूबने का इस ये मतलब एक समय था। मतलब आप देख रहे हैं, सदा के लिए भुगतान, तलुकदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी, सही तेम। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे सदा के लिए भुगतान के रूप में लेकर के आया। इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखो भाई, सभी लोग प्रश्नों का आंसर देते रहिए, इन प्रश्नों को हल करते रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। अभी आप लोग को लग नहीं रहा है ना, जब इस दिन एग्जाम दे के आएंगे उस दिन समझ में आएगा। पहाड़िया लोगों की जीवन शैली में निम्नलिखित में से क्या मौजूद नहीं है? पहाड़ी जो लोग हैं, पहाड़ी लोगों के जीवन शैली में इनमें से क्या शामिल नहीं है? वे स्थानांतरित कृषि करते हैं, सही है। वे रेशम के प्रजनक थे, सही है, चीन ने किया था। वे शिकारियों के रूप में जीवन यापन करते थे, ये भी सही है। वे गाय पालते थे। पहाड़ों पे गाय नहीं पालते थे, जो मैदानी क्षेत्रों में लोग होते थे वे गाय पालते थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी।
चलो आगे अगला प्रश्न। कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता, देखिए जो सैनिक विद्रोह था 1857 का, उसमें कानपुर में कौन लीड कर रहा था, यही बताना है। तो नाना साहेब जी कौन थे उस समय? नाना साहेब। सी इज द राइट आंसर। नाना साहेब भैया यही लीड कर रहे हैं। ठीक है, अगला आईने अकबरी। देखिए ये क्या है, एक पुस्तक है। आईने अकबरी के बारे में जानकारी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है भाई? आर्थिक स्थितियां, रीति रिवाज, धर्म और दर्शन, सैन्य खाते। तो आप देखेंगे ये आर्थिक स्थितियों को क्या करता है? प्रदान करता है। ठीक है, ये इज द राइट आंसर। चलो भैया, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? देखिए अगर हम बात करें सबसे पहले तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? दांडी, साबरमती, सेवाग्राम, पवनार, जैसे उन लोगों ने साबरमती से शुरू किया था। किसने? गांधी जी ने। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न लो भाई, देखो दामिन एक कोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? दामिन एक कोह के बारे में निम्नलिखित में से आप देखेंगे कौन सा सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में काफ़ी हम लोग फंस जाते हैं। दामिन एक कोह राजमहल पहाड़ियों के जंगली पहाड़ी इलाकों को नाम दिया था। इसे संथालों की भूमि घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजों ने खेती के अभ्यास और अस्थायी किसान बनाने के लिए जमीन दी। भूमि अनुदान के अनुसार पहले 10 वर्षों के भीतर कम से कम 1/3 भूमि को साफ करके खेती की जानी थी। हाँ, ये डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो डी यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। जगह कम है इसलिए छोटे में मैंने लिख दिया। अगला देखिए, अगला निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम, देखिए इस्लाम के स्तंभ नहीं है। नहीं जहां भी आता है ना उस प्रश्न को बहुत ध्यान से देखा कीजिए। राइटर्स, राइमा, नमाज, रंजा, जकात, हज। तो अगर आप बात करेंगे इनमें से निम्नलिखित में से कौन इस्लाम के स्तंभ नहीं है? स्तंभ यानी अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में स्तंभ के रूप में काम नहीं करता है। जैसे ऐसा नहीं कि यहाँ जो दिए गए इस्लाम धर्म से संबंधित हैं उसको हम ले लेंगे, नहीं, वो इस्लाम धर्म की आधार के रूप में अगर काम करते होंगे तभी उनको लेंगे। ठीक है, तो हज करना, नमाज करना या चीज़ें करना ये इस्लाम धर्म में आती तो हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इनको ले लेंगे। इनमें देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं है, आधार इनमें से कोई नहीं है। दीज हाँ, इस्लाम धर्म इन चीज़ों से संबंधित हो सकता है, लेकिन यहाँ स्तंभ की बात किया है ना, तो स्तंभ अलग चीज़ होती है। ठीक है, चले आगे। अगला देखिए जी, निम्नलिखित में से किस यात्री ने दौलताबाद, याद रखिएगा कहाँ? दौलताबाद। दौलताबाद पुरुष और महिला गायकों के लिए एक बाजार के रूप में वर्णित किया जिसे ताराबाद के नाम से जाना जाता है। क्या? यात्री ने। तो ताराबाद के नाम से जाना जाता है, क्या जाना जाता है? एक बार जल्द से जल्द सभी लोग कमेंट करें अपने अपने आंसर को। तो यहाँ देखिए इब्न बतूता, फ्रेंकोइस बर्नियर, अबुल फजल अलबरूनी। तो ये है इब्न बतूता। इब्न बतूता क्या है? एक फॉरेन ट्रैवलर है भैया। ठीक है, चलो जी आगे। अगला प्रश्न पूना पैक्ट से संबंधित। पूना पैक्ट समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? हस्ताक्षर की बात हो रही है, पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर कब हो रहा है? तो आप देखेंगे 30, 31, 32, 33 नहीं 34 है। तो ये है आपके 32 पे, 1932 पे। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, 32 पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से दक्कन दंगों, दक्कन क्या है? साउथ वाले पोर्शन में बात कर रहा है। दक्कन दंगों का कारण, दक्कन दंगों का कारण क्या था? साहूकारों द्वारा भारी कर लगाया जाना, साहूकारों द्वारा भारी कर लगाया जाना, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का समर्थन करना, अंग्रेज सिपाहियों की संपत्ति लूटना, सांप्रदायिक टकराव। नहीं, ये था साहूकारों द्वारा भारी कर लगाया जाना। मनमानी क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा,
एक मिनट, हाँ, डायरेक्ट एक्शन डे किस पार्टी से संबंधित है? क्रांतिकारी दल, हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, सोशलिस्ट पार्टी। तो आप देखेंगे किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग से। ठीक है, किससे संबंधित है? मुस्लिम लीग। ठीक है भैया, मुस्लिम लीग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, रौलट एक्ट। वाह भाई वाह, रौलट एक्ट आ गया। देखिए, तो रौलट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है। बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का प्रावधान होता है। गांधी जी ने विरोध किया था, हाँ ये भी सही है। तो यहाँ देखेंगे ऊपर के सभी सही हैं, तीनों सही हैं, तीनों सही हैं, तो डी इज़ द राइट आंसर। और जब डी इज़ द राइट आंसर तो फिर कोई बात ही नहीं। चलिए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे 1857 विद्रोह, याद रखिएगा कि स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे 1857 विद्रोह का पहला शहीद माना जाता है? स्वतंत्रता सेनानियों जो भी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, इनमें से सबसे पहले शहीद किसको माना जाता है? कौन शहीद की बात कर रहा है? मंगल पांडे हुए थे या मंगल पांडे हुए थे, बीडी सावरकर हुए थे, बेगम हजरत महल हुई थी, आरसी मजूमदार हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले सैनिक विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? मंगल पांडे के फांसी देने से, है ना। जो नेटिव क्या कहते हैं 29 इनफील्ड क्या कहते हैं 29 रेजिमेंट जो था इनफील्ड राइफल की, वहीं से कारतूसों में चूँकि गाय और सुअर के चर्बी लगे होते हैं, तो उनको चलाने से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोग मना करते हैं, और वहीं से क्या होते हैं कि ये टकराव की स्थिति शुरू होती है। ठीक है, चलिए, और ये सबसे पहले अपने एक अधिकारी को मार देते हैं, फिर इनको फांसी दी जाती है। सहायक गठबंधन, अब याद रखिए, सहायक गठबंधन, सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? सहायक गठबंधन प्रणाली, तो आप देखेंगे लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्या है? वेलेजली, वेलेजली साहब हैं, इनके ही द्वारा की गई थी, है ना। तो यहाँ हम कर सकते हैं डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलो भैया, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अच्छे से अभ्यास कीजिए। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार की त्रासदी किस शहर में हुई थी? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है। अमृतसर, ये अमृतसर होगा। अमृतसर होगा। ठीक है, जालंधर, लुधियाना, पाटिल, ये अमृतसर होगा भैया, अमृतसर होगा। ठीक है ना, अमृतसर, और ए इज़ द राइट आंसर। अभी चूँकि पेन मेरे से बहुत अच्छा चल नहीं रहा है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो अगला प्रश्न जी, निम्नलिखित में से किस आंदोलन, याद रखिएगा, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी ने किया था? चंपारण, होम रूल, अहमदाबाद, मिल, हड़ताल। तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा, ये जो होम रूल था इसमें एनी बेसेंट थी। ठीक है, तो इसका किया था और इसका किया था, इसके रूप में तीसरा, सी इज़ द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर दोनों के रूप में है। ठीक है ना, सी क्या है? सी आपका सही जवाब। क्लियर बाबू? चलो जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, मन लगा के पढ़िए आप लोग की जो भी समस्याएं हैं एक बार मुझे बताइए, मैसेज कीजिए, कॉल कर सकते हैं, उन समस्याओं का हल जरूर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासन ने अलवार और नायनार दोनों पंथों को संरक्षण दिया? तो आप देखेंगे चोल, पल्लव, चालुक्य, ऊपर के सभी, लगभग इन सभी ने क्या किया कि संरक्षण दिया। ठीक है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर हम बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस आंदोलन से हुई? खिलाफत आंदोलन, नमक सत्याग्रह, गदर आंदोलन, असहयोग आंदोलन। ये है भैया देखिए नमक आंदोलन।
नमक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, फिर वो चलता ही चला गया। गांधी जी ने एकदम ठान लिया कि करना ही है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में किसे सीमांत गांधी, बहुत अच्छी बात है, नाम बार बार पूछता है, याद रखिएगा आप लोग। तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान के रूप में। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग याद कीजिए। चलिए अगला प्रश्न, सूफीवाद, याद रखिएगा सूफीवाद, सूफी संत होते हैं किसके, मुस्लिम धर्म के। वाद में, सूफीवाद में देखिए सूफीवाद में खानकाहों का उल्लेख है, किस रूप में है, किसी नाम का जाप, दृष्टांत की चर्चा, वे स्थान जहाँ सूफी गुरुओं ने अपनी सभाएं आयोजित की, एक विशेष प्रकार का गाना। ये देखिए जहाँ पे इनकी गुरु, सूफी संतों के गुरुओं ने अपनी सभाएं, जैसे आप देखते हैं कि सारनाथ में सबसे पहले किसने, आपके गौतम बुद्ध ने ज्ञान दिया, तो ऐसे ही सभी लोग अपने अपने ज्ञान अपने अपने क्षेत्र में दिए हैं। तो इसमें क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। तो इन बेहतरीन प्रश्नों के लिए एक बार आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोगों को क्लास और कैसे लगे ये प्रश्न। कमेंट ज़रूर किया कीजिए जब भी आपके ये क्लास ख़त्म हो जाते हैं तब। अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टडी भारत आर्ट्स जो चैनल है आपका, आर्ट्स के हबी, आपके जो भी आर्ट्स की प्रॉब्लम है उन सभी के लिए ये आप लोगों के सम्मुख है। यानी कि यहाँ आपको PDF नोट्स और सभी लेक्चर और सभी तरह के प्रश्न जो कॉम्पिटेटिव होंगे आपको मिलेंगे। तो आप अपने स्टडी भारत यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। उसके साथ साथ आप इसको टेलीग्राम चैनल से आप पा सकते हैं फ्री PDF, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्री PDF के रूप में सारे अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही और मज़ेदार आप लेक्चर के लिए बने रहिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि पढ़ने की स्ट्रेटजी बस इतनी होनी चाहिए कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा, रिटन वर्क थोड़ा कम, और उसके बाद पिछली चीज़ों का रिवीजन को सबसे ज़्यादा महत्व देना है। इतना करके देखिए, फिर आपकी पढ़ाई दूसरों से 100% बेटर होगी। ये मेरा अनुभव है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, नमस्कार।